नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। न ज़्यादा न कम, पढ़े उतना जो दिला दे सिलेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। आज फिर से मैंने आपको कल बताया था कि साइकोलॉजी की क्लास के साथ में मैं हाजिर होऊंगा। आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से 2 से 3 सवाल इनके इर्द गिर्द आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और हम साइकोलॉजी में बाल विकास से संबंधित विशेषताएं और सोपान पढ़ेंगे और सोपानों को बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ में समझेंगे, जिससे हमारा ये यहीं पर क्लियर हो जाए और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो वो छूटे नहीं। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अरे भाई कहाँ गया, देखा क्या किसी ने? अरे बंटी, बबली, विमला, सुरेश, महेश, अरे भाई आपने देखा क्या? कहीं कहाँ चला गया भाई? मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन कहाँ चला गया? यहीं नीचे है क्या? अरे हंसो मत, नीचे है, दबा दो। पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं मेरे चैनल पर, 45,000 40,000 पर्यटक। अरे बाप रे, अतिथि देवो भव। पर सब्सक्राइब भी कर दो भाई जी, मेरो भी हौसलो बने हो रहे और आप री भलाई में लगा उड़ा और मन सु भलाई कर सका। बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल को और आइए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक बाल विकास के सोपान और विशेषता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे आज। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं हैं और इन तीनों अवस्था, ये बहुत ही बाल विकास जो है रीट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से सवाल आते हैं, लेकिन जब ऑप्शन हमको मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आज उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लगभग 8 से 10 पुस्तकों में से ये निकालकर आपके सामने मैं सार लेकर आया हूं और लगभग इसमें से सवाल बाहर नहीं जाता है। पिछली बार जब रेट की ऑफलाइन भी क्लासेस ली थी मैंने, उस समय भी लड़कों ने जो है 22 से 23 सवाल उस समय भी सही किए थे। 2016 की वैकेंसी में मेरा खुद का चयन 125 नंबर के साथ में हुआ। 2018 की वैकेंसी में भी मेरे 80% थे और आरएस की 2 बार मैं मेंस देकर आ चुका हूं। हालांकि वो बात अलग है कि मैं आरएस में जाना नहीं चाहता, इसलिए उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। नेट हिस्ट्री से कर रखी है और अभी कुछ स्टूडेंट के द्वारा प्रेरित करने पर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब आपके साथ में लगातार क्लासेस साझा करेंगे। तो आइए अपन समझते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था आती है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, कई बार सवाल पूछा गया पूर्व बाल्य अवस्था कौन सी है, जिसे खिलौनों की एज भी कहा जाता है। खिलौनों की एज जो होती है वो है आपके 2 से 6 वर्ष तक, जिसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 तक आ जाएगी। पूर्व बाल्यावस्था ये पूछते हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। पूर्व बाल्यावस्था अगर पूछते हैं तो 2 से 6 वर्ष तक। शैशवावस्था, भाई साइकोलॉजी अगर समझनी है तो सबसे पहली बात, अपने आसपास अपने ही बच्चे, अपने खुद के बच्चे, और अपनी शादी नहीं हुई है तो फिर अपने आसपास भाई भांजे भतीजे कोई तो है भाई। घना जना के देख सर थे तो कहो के अपने बच्चों को ही देखो। अब अपने बच्चे तो हमारी तो के शादी नहीं हुई है साहब, रेट क्लियर होगी तो कहीं ना कहीं शादी हमारी होगी, उसके बाद में हम इस बारे में देखेंगे। तो आसपास आस पड़ोस के बच्चे, जब भी हम छोटे बच्चों को ध्यान से देखेंगे, पूरी की पूरी साइकोलॉजी, पूरा का पूरा मनोविज्ञान उनके ऊपर ही बैठेगा। सबसे पहली जो विशेषता है शैशवावस्था में, सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं इसे। सामाजिक मुस्कान की अवस्था कैसे कहते हैं, देखना, जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं, छोटा 6 महीने का या 1 साल का या 1.5 साल का, या हम उसे खिलाते हैं तो इसका मतलब वो तो नहीं कि वो हमारे साथ उसी समय में क्रिकेट खेलने लग जाएगा, नहीं। हम उसे बुलाते हैं, हेलो क्या कर रहे हो, ओले ले ले, तो फिर वो हंसता है ना, मुस्कुराहट। हंसना और रोना कोई नहीं सिखाता, ऊपर वाला सिखाता है, और वो हंसता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। तो सामाजिक मुस्कान की अवस्था जब भी आपको पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें शैशवावस्था को ही सही करेंगे। दूसरा इसको कहा जाता है सीखने का आदर्श काल। परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूं पहले और लिंक वापस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा काल किसने कौन सी परिभाषा दी है। सीखने का आदर्श काल 0 से 6 वर्ष को इसलिए कहा जाता है, देखो जब भी कोई चीज सीखनी होती है ना, तो इस अवस्था में जितना सीख पाते हैं उतना किसी दूसरी अवस्था में हम नहीं सीख पाते। कैसे भाई, मान लो कि नहीं विदेशी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है ना, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखने वास्ते सब बेस्ट जो एज है वो आई है। मारवाड़ी सीखने वास्ते सब बेस्ट एज है जो आई है, ठीक है नहीं। देखो अंग्रेजी अगर शुरू में ही हमने जहाँ मान लो कि एनआरआई है कोई और उसके वहां जो बच्चा है वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलेगा, माई नेम इज फलाना फलाना, आई लिव इन फलानी फलानी जगह, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, और इतनी बोल देगा कि अपने तो आधी तो समझ में आएगी और आधी ऊपर से ही निकल जाएगी।
तो फिर वो देखो वहां पर इतनी तेजी से सीख पाता है। और अभी हमें अगर कह देना कि अंग्रेजी सीखनी है तो यूं लागे जाना कभी मोटो होट दे दियो माथे में, तो इतना मतलब इस समय फर्क पड़ जाता है। तो सबसे अच्छा सीखने का आदर्श काल अपना कौन सा है, वो है अपना शैशवावस्था। ठीक है। अगली विशेषता है भावी जीवन की आधारशिला, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है, इसे कहा जाएगा नींव। नींव तो यही होती है ना, आप इससे समझ सकते हो कि मजबूत इमारत को खड़ा करने के लिए एक अच्छी नींव की, मजबूत नींव की जरूरत होती है। एक समय मुझे एक जने ने पूछा भी था कि भाई जी थे रोज दूध रो ड्रम लेन जाओ, भाई स्कूल में ड्यूटी लागी मास्टर बन गया पोसार परबारी बना दियो, दूध रो ड्रम लटकान जानो पड़े के भाई जी थे दूध रो ड्रम लेन गा कि नौकरी लागी है कि डोबो लायो। अरे यार मैं कि तो यूं ही समझ लो। तो क्या भाई जी थे करो कहीं, मैं कि सब मैं कारीगर हूँ। कारीगर हो यार, इतनी पढ़ाई लिखाई करी और कारीगर बढ़िया। मैं कि हाँ सा, तो क्या स्पेशल करना कारीगर है, इनमें भी स्पेशल हुआ करे। स्पेशल किना कारीगर, मैं कि मैं नींव भरू सा। तो क्या नींव भरो, अच्छा रांग कुर्सी भरो, मैं कि हाँ सा। तो रांग कुर्सी भरते हो आप, तो यानी कि फिर होचन लागो। तो क्या आप पढ़ाई इतनी करी और हमें रांग कुर्सी भरो और बात कहीं। मैं कि साहब मैं ऐसा है, मैं प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाता हूँ, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को, और आपको समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखते हैं ना, उनकी नींव यहीं भरी जाती है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। अगर हम मजबूत नींव नहीं भरेंगे तो वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा राजनीतिज्ञ या एक अच्छा नेता भी नहीं बन सकता यदि हम उसकी नींव अच्छी तरीके से नहीं भरेंगे। तो मैं आज भी कहता हूँ गर्व के साथ कि मैं कारीगर हूँ और मैं नींव भरने का काम करता हूँ। तो भावी जीवन की आधारशिला यही तो है, हम आधारशिला तो हम ही रखते हैं भावी जीवन की, और 0 से 6 वर्ष भावी जीवन का आधारशिला कहा गया है। और क्योंकि नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है मकान के अंदर, रांग कुर्सी सब महत्वपूर्ण है। रांग कुर्सी फाड़ जाए ना, अच्छा पसीना छूट जाए कि हम तो मकान कभी भी पढ़ सके। तो महत्वपूर्ण सबसे काल कौन सा है, शैशवावस्था। एक दूसरी बात, दूसरी विशेषता आ जाती है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की, देखना इसको समझना, अनुकरण मतलब है नकल करनी। बच्चा देख जो इन उम्र में सबको ज्यादा नकल करे, किकन करे मैं बताऊं आपने। मैं एक जगह गयो मेहमान बनन और बटे कहीं के यूं, हालांकि मैं सेविंग कम ही करया करूं, दाढ़ी देखो ला आप बड़ी बड़ी दिखेला ज्यादातर, पर कदी कदी कर लिया भी करा। तो सेविंग कर और रेजर रहा कि जितने में वे जो मेजबान आनी वे आया दौड़े उड़ा, अरे भाई जी के थे सेविंग ब्रश यूं थे, सेविंग रेजर यूं मत रख दीजो। मैं क्यों, क्या हुआ? अरे यार मेरा छोरो बहुत बदमाश है कि मैं एक दिन सेविंग करता हूँ जने वो भी लेन रेजर घुमा दियो और कट लगा दियो। सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। मेरी छोटी सी बेटी है, अभी 4 साल की है, जब वो 3 साल की, लगभग 2.5-3 साल की थी, तो यही इंसिडेंट मेरे साथ भी घर पर हुआ था। रेजर रख दिया था और वो लगा कर आ गई, खून के जो है बूंदे गिरने लग गई थी तब। और आपने आसपास भी देखा होगा, या सेविंग ब्रश भी रख दोगे तो वो पूरा मुंह पर लगाकर आ जाएगा, साबुन ही साबुन पूरा, या कुछ भी काम जो करते हुए देखेगा वो करने लगेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि यदि मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता है तो बच्चों के सामने नहीं किया जाए, ताकि उनके अंदर वो, हालांकि झगड़ा सब रही वे एड़ो कोई भी बिल्लो को नहीं, और कोई बिल्लो है कि एड़ो कि जिन्हें झगड़ा नहीं वे, भाई साहब जी महान ही आत्मा होगी कोई जिसके नहीं होता होगा। लेकिन बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और ये आदर्श काल है सीखने का। इतने अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि उनको कोई हरा नहीं पाएगा फिर झगड़े में। इसलिए यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। तीव्रता से शारीरिक विकास यहाँ पर करता है ये, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर विकास जैसे जैसे 2-3 साल का हो जाएगा उसके बाद में उसकी जो है विकास की गति बढ़ने लगेगी। तो तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था भी कहा जाता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, क्षणिक का मतलब होता है बिल्कुल आया और गया। भाई कहते हैं कि गुस्सा जो होता है वो क्षणिक होना चाहिए, आया और गया आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, ये तो क्या है स्वाभाविक है, आ जाता है, लेकिन आया और गया होना चाहिए। तो क्षणिक संवेग की अवस्था यहाँ पर इसको कहा जाता है क्षणिक संवेग। संवेग आएंगे आपके आगे, इमोशनल, इमोव इस शब्द से बना है, उद्दीपन करना या फिर हिला देना, झकझोर देना, इसके शाब्दिक अर्थ ये होते हैं इमोशन के, है ना। संवेग कहा है, आगे आएगा। मैकरात ने 14 दिए, शैंड ने 7 दिए। अब आप कहोगे कि सर ने गलत बोल दिया, स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। मैकरात इसलिए मैंने कहा है क्योंकि मैकरात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ज़्यादातर हमने इसकी बॉलिंग देखी है। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ये है
मैकडूगल और ये ग से आएगा गिलफोर्ड। इन दोनों ने 14-14 दिए थे, सैंड ने 7 दिए थे, स्पिनोजा ने 3, वाटसन ने 3। इस तरीके से अपन जब संवेग पढ़ेंगे तो मैं इसको विस्तृत आपको फिर से बता दूंगा। ये क्षणिक संवेग की अवस्था, इमोशन जो होते हैं ना, रोना, हंसना, दुख पहुंचना, गुस्सा होना है, ये सब जो है वो आपके संवेग के अंदर आएंगे और ये क्षणिक संवेग होते हैं। यहाँ पर वो गुस्सा भी क्षणिक होता है, हंसता है, फिर हंसते हंसते रोने लग जाता है, रोते रोते फिर से हंसने लग जाता है। अपने अगर इस अवस्था में होना, अपन को गुस्सा है 3 दिन उतरे ही नहीं, भले अगलो कोई भी कर लेना, अपन गुस्सा नहीं उतरा तो नहीं उतरा, भले कर ले, थारे है जो कर ले, मेरो गुस्सो तो एड़ो ही है, अरे एड़ो ही केड़ो है, गुस्सो तो उतर जाना चाहिए। हालांकि मैंने भी बहुत खारो गुस्सो आवे हो, पर कहीं करा मैं कंट्रोल करने की कोशिश करा है ना। अब अगला आता है अपने समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। समुचित संवेगिक दृष्टि, अभी तो अपन ने बात की थी क्षणिक, क्षणिक यानी कि थोड़ी थोड़ी देर से आ जाते हैं, संवेग बदल जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। समुचित संवेग यानी कि सारे के सारे संवेग जो है वो इसी अवस्था में डेवलप हो जाते हैं, उनका विकास जो है इसी अवस्था के अंदर हो जाता है। जितने भी संवेग है, जितने भी इमोशन है, वो सारे के सारे जो है इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट में याद कर लेना। किशोरावस्था नहीं आएगा, कई जने इसमें किशोरावस्था में कंफ्यूज होते हैं, वो यहां पर नहीं आएगा। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली है अपनी अंतर्मुखी। एक तो होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। यहां पर अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी वह नहीं वो बहुत ज्यादा बोलिया करे, मैं बहिर्मुखी तो नहीं हूं कि बहिर्मुखी हूं भाई, थे अंदाजो लगा सको। अब देख लो, ज्यादा तो मैं ही बोल रही हूँ इन वीडियो में, तो मैं ही बोल रही हूँ। तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बेन मायर मायर है, घना जना कहवे कि जो मायर है नहीं वो बदमाश हुए, पर यहाँ पर तो बच्चे अंतर्मुखी ही होते हैं। कैसे, अभी हम इस लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जब बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे तो हम उन्हें घर पे पढ़ाने जाते हैं या होमवर्क देने जाते हैं, गृह कार्य। तो उन बच्चों के छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, 2-3 साल के, तो उन्हें बुलाते हैं हम, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पे प्रेम उमड़ता है, अपना स्नेह उमड़ता है ना। तो उन्हें बुलाते हैं, अरे भैया इधर आ, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और एक छोरा मैं बुलायो, छोटो को 2 साल रो, गोलू मोलू बुलाने इच्छा होगी, बहुत ही क्यूट सो दिखतो, तो मैं क्यों बाबू इधर आ भाई, क्या कर रहा है, इधर आओ। वो यूं करे, यूं देखे, मैं कि इधर आ भाई, नहीं मारूंगा, इधर आ जा, वो यूं। और जो मैं पड़े गयो बमरदार रोन लागो, मैं कि अरे भाई माफ कर दे, मैं पाचो नहीं आऊला। तो अंतर्मुखी होते हैं वो, बिन मम्मी कहे के मार साहब आपने देखे नहीं, वो यूं कर रही हो, मेरे घर तो इतो बोले कि इन्हें चुप रखना मुश्किल पड़ जाए। तो यानी कि क्या है, वो अंतर्मुखी भी है, बहिर्मुखी भी है, उभयमुखी है। वो तो दूसरों के सामने अंतर्मुखी हो जाते हैं, और वैसे घर पे तो इतना बोला नहीं बच्चा जिन्हें कोई सीमा ही को नहीं है। जब भी तो आप रीट की परीक्षा के समय जिनके बच्चे हैं तो रूम लेकर तैयारी करते हो, कमरे लेकर कहीं और जाकर, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने ही नहीं देते, किताबा फाड़े में फेंक देला, इतनी बकबक करे, तैयारी वही को नहीं। और करके सीखने की अवस्था, यहां पर बच्चा हर चीज करके देखना चाहता है, अपने सिर्फ थ्योरी से उसका काम नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल करेगा। जो भी चीज है वो करके देखना चाहेगा कि ये सही में होती है या नहीं होती है। 1-2 बार हाथ जलता है ना आग से, तब समझ जाता है कि यहाँ, अपन भले कितना ही समझा दो, 4 साल के बच्चे को समझा दो कि आग से हाथ जल जाएगा, ये चीज नहीं करनी है, लेकिन फिर भी जब उसके साथ में होगा, वो खुद करके देखेगा, उसके बाद में वो समझ जाएगा कि हाँ यह चीज नहीं करनी है। एक विशेषता आती है स्थायी स्मृति का अभाव। स्मृति यानी मेमोरी, अपने यहाँ पर रैम जो है, पता नहीं भगवान ने कितनी जीबी की लगा रखी है, जो डेटा संग्रहित करती जाती है। हालांकि कई जना क्या करेंगे, भाई साहब मेरे थोड़ी मेमोरी कम है, मेरी थोड़ी ज्यादा है, आप रे की कंपनी रैम लागोड़ी है, भाई साहब मेरे गॉड गिफ्टेड रैम लागोड़ी है, और आप रे सबरे भी गॉड गिफ्टेड ही रैम लागोड़ी है, एडी कोई दिक्कत जड़ी बात है को नहीं। ठीक है, स्थायी स्मृति का अभाव होता है इस उम्र के बच्चों में, शैशवावस्था के अंदर। यानी कि क्या है, बच्चे जो देखते हैं, फिर अगर वो 2-3 साल नहीं देखेंगे उन्हें, तो वो भूल जाएंगे, अपन नहीं भूलते हैं। हालांकि ये होना चाहिए, अपने साथ में होना चाहिए ये। अब इस अवस्था में हम क्या करते हैं, हमारा उल्टा सिस्टम है, जो चीजें याद नहीं रखनी है वो तो बहुत लंबी याद रखनी है, ओ हमारे हाथे ओ करियो, हम आवा दो, इनो काम पढ़न दो, देखो। और जो भूलनी चाहिए चीजें वो तो याद रखते हैं, और जो याद रखनी चाहिए वो भूल जाते हैं। जिसने हमारे साथ अच्छाई की वो हम भूल जाएंगे। मैंने बताया आपको कि सब्सक्राइब कर लेना, आप भूल जाओगे, लेकिन मैं तो अपना कर्म याद ही रखूंगा भैया,
सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगता है तो, हमारा हौसला बढ़ता है। हालांकि इससे वो ऐसा बोधरेशन कुछ भी नहीं है, हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम और भी मेहनत और ही शिद्दत के साथ में क्लासेस लेके आएंगे। यहाँ पर स्थायी स्मृति का अभाव होता है। अंतिम जो शैशवावस्था की है वो स्वार्थी और स्वयं केंद्रित होता है। यहाँ पर बच्चा बहुत स्वार्थी होता है। स्वार्थी कैसे होता है? आप लेके जाइए बच्चे को किसी मेहमान के घर, अपन चले जाते हैं, खुद मेहमान बन के चले जाते हैं, और भले ही उस बच्चे के खिलौने बहुत है, डगलान ढेर खिलौना पड़िया घर है, तो भी जब वो दूजा बच्चा खिलौना देके लानी तण जने वो बटे ही पग पटकना शुरू कर देगा और वो खिलौने किसी भी तरीके से अपने घर लाने की कोशिश करेगा। और जो बच्चा वहां पर जिसके खिलौने पसंद आते हैं वो उसको देगा नहीं। खेलेंगे भले ही आप आपस में बहुत, लेकिन वो लाना चाहेगा और वो देगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्वार्थी होता है, स्वयं केंद्रित होता है, खुद को भलो देगी, मेरो होना चाहिए, दूसरो वह कि नहीं वह, मेरो भलो पहला होना चाहिए। तो फिर स्वार्थी और स्वयं केंद्रित बच्चा होता है। चॉकलेट ला दोगे ना और उससे चॉकलेट देकर और वापस मांग के देख लो, नहीं देगा आपको, भले ही आपने ला के दिए, क्योंकि वो अब उस पर हक जमा देगा, वो उसका स्वार्थ वहां पर हावी हो जाता है। इस तरीके से जो है शैशवावस्था के सोपान, शैशवावस्था में ये सारी विशेषताएं जो है ये आप देख सकते हो। हालांकि मैं इसके नोट्स मैंने कल भी बताया था कि मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शॉर्ट नोट्स डाल दिए थे ट्रिक वाले, और इसके भी जो है मैं शॉर्ट नोट्स ऐसे कैसे डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या क्या करता है, कैसे करता है, उदाहरण के साथ में समझते हैं। बाल्यावस्था में जो एज होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। शैशवावस्था में अपन ने देखा था 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 बाल्यावस्था में आ जाएगा और 12 से 18 तक फिर आ जाएगा अपने किशोरावस्था के अंदर। बाल्यावस्था में देखना, अब 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो है बच्चे बहुत बदमाश होते हैं 6 से 12 में, जिका आप कहा नहीं अलार्म है बच्चों, अलार्म क्या है जिको वो आज एज जो है आई है। कई जना तो घर वाला डर जाया करे, कोई मेहमान आवे नहीं, अरे यार बे यार यार मैंने बच्चों बहुत अलार्म है, घर का सामान वगैरह सब ऊंचा ऊंचा रख दे, ध्यान है कि वो भाई तोड़ फोड़ कर देला। तो समझते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे किस तरीके से, उनकी क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला अपना है वैचारिक क्रियावस्था, विचार खूब क्रिया करे ये अवस्था में बच्चों, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, ये कर दूं वो कर दूं। 6 से 12 वर्ष की बात हो रही है और खेल खेल में भी विचार करता है, ये कर दूं तो क्या होगा, ये कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि जिज्ञासु भी होता है। इस जगह पर बच्चा जिज्ञासु भी होता है, इसलिए उसकी वैचारिक क्रिया अवस्था इसको कहा जाता है, क्यों विचार बहुत करता है क्रिया करने के लिए कि ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, बहुत सारे विचार करता है, तो वैचारिक क्रिया अवस्था कहते हैं। टोली दल या समूह की अवस्था, टोली दल और समूह, यहाँ पर देखना बच्चे ज्यादातर ग्रुप में खेलना ही पसंद करते हैं। फिर भी 0 से 6 वर्ष के तो बच्चे फिर भी घर में अकेले खेल लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है टोलियां बना बना के घूमते फिरते हैं गाँवों में। अब जो है थोड़ा सा मौसम अब इनके अनुकूल है, अब जो है ये घूमते फिरेंगे बच्चे। और यहाँ पर समूह से एक उदाहरण आप और इससे समझ सकते हो कि स्काउट के ग्रुप जो होते हैं ना, स्काउट, यूथ एंड इको क्लब, वो सब इसी काल में बनते हैं ये सारे, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर समूह की भावना, टोली और दल की भावना, समूह के प्रति ईमानदारी की भावना बहुत ज्यादा होती है। और ये जो है सबसे भाई साहब यहाँ पर इन बच्चों के लिए समस्या होती है कि मिथ्या परिपक्व अवस्था, मिथ्या परिपक्व अवस्था, मिथ्या यानी कि भ्रम पैदा हो जाता है। भाई कई काम ऐसे होते हैं जिसमें हम बच्चों को कहते हैं कि अब तू बच्चा नहीं, बच्चा रहा है क्या, अब तू बड़ा हो गया है, अभी तक ये काम कर रहा है। और फिर कोई ऐसा काम करता है जब अपने आप को बड़ा समझने लग गया, क्या बड़ा हो गया क्या, अभी तू बच्चा ही है। तो यहाँ पर मिथ्या परिपक्व अवस्था हो जाती है। भाई परिपक्व हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, कभी तो कहते हो कि ये तू बच्चा नहीं है, कभी कहते हो कि तू बच्चा है, समझ में ही नहीं आता है। मिथ्या ही है, मिथ्या सारा। परिपक्व अवस्था तो क्या है, इस अवस्था में मिथ्या है, परिपक्व होती नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वो परिपक्व हो चुका है। अनोखा काल कहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अनोखा काल ही है। इस अवस्था को हम बहुत ही ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। अब भागदौड़ भरी जिंदगी, ये करो वो करो, नौकरी लगो, कमाओ, फैमिली, फिर बच्चे बीवी, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, माँ बाप भाई बहन सबका ही, और सारी जिम्मेदारियां ऊपर आ जाती है। व्यक्ति पूरी तरीके से जिम्मेदारियों में दब जाता है। और यहाँ पर क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर तो बस मौज ही मौज है, इस अवस्था में लिखाई हुई है।
इसमें यहाँ पर चाहे अमीर है चाहे गरीब है कोई भी है, इस अवस्था को अनोखा काल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर वो मौज ही लिखवा कर आता है। क्या करनी है? मौज। कविता भी लिखी थी मैंने, इस बचपन को जी लेने दो, ये आनंद रस पी लेने दो, फिर लौट के दिन न ये आएंगे, ही मीठी यादों बिन हम रह जाएंगे। इस बचपन को जी लेने दो, ये आनंद रस पी लेने दो। तो इस बचपन को जी लेने दिया करो, ज्यादा बंदी से नहीं लगानी। अभी यही दिन है जो वापस लौट कर नहीं आएंगे। खेल की आयु कहा जाता है, ये यहाँ पर भी लिखा है मैंने, गेम एज। गेम एज से भी प्रश्न आ सकता है, खेल की आयु भी। यहाँ पर बहुत तरीके के खेल खेलता है बच्चा। जो अपन जो देख रहे हैं वो तो खेलते हैं, अपन ने भी खेले हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे खेल, कबड्डी, खो खो, मालदड़ी, सिंतोलिया, घोड़ा जमाल, वही पीछे देखे मार खाई, बहुत सारे छक छक छालनी वगैरह, बहुत मैंने तो खेले हैं। आप सबने पता नहीं ये इसी तरीके से खेले हैं, और भी खेले होंगे बहुत तरीके के। आउटडोर गेम बहुत खेलते थे, आजकल तो बच्चा सीमित हो गया है। उसे आउटडोर गेम खिलाइए, जो अपन ने खेले हैं वो मजे उसे भी होने चाहिए। तो ये खेल की आयु, यहाँ पर खेल बहुत सारे खेलता है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण, यहाँ पर सामाजिकरण जो है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि समाज से अब इसका जो है परिचय होने लगता है। बच्चा स्कूल में जो है समूह की भावना होती है और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होता है, लेकिन उसके बीच में प्रतिद्वंद्वात्मक एक जो है डाउट सा चलता रहता है कि समाज में ये चीज सही है या नहीं है। उसे भी हम कई बार कहते भी हैं कि ये चीज समाज की दृष्टि से सही है या नहीं है, हम पढ़ाते हैं तो हम इस बात को भी उन्हें वहां समझाते हैं। एक विशेषता आती है यहाँ पर मूर्त चिंतन। ये चिंतन आएगा आपके आगे, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त जीन पियाजे को भी मैं समझाऊंगा, हो सकता है अगली ही क्लास में मैं आपको, चलो जीन पियाजे ले लूंगा, मैं मोस्ट टॉपिक ले लूंगा अभी एग्जाम की डेट को देखते हुए, कि जो मोस्ट टॉपिक जो जहां पर कठिनाई लगती है उन्हें लेने की कोशिश करूंगा, ताकि जितनी आपकी सहायता हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मूर्त चिंतन मैं बता देता हूं आपको। मूर्त सीधी सी बात है, मूर्ति मूर्त रूप बन जाता है दिमाग के अंदर, मूर्त रूप बन जाता है। किसी भी चीज को वो खुद अपने आप इंप्लीमेंट करके देखता है। मान लो कोई चीज जो है, अमूर्त अलग चीज होती है, मूर्त अलग होती है। मूर्त बताता हूं मैं आपको कि वो बच्चा जो है अपने, जैसे ये 2 अंगुलियां हैं, इसको अपना सुपर हीरो बना देगा। ये आया मेरा सुपर हीरो, ये जा रहा है ऐसे, तो ये उसको क्या मूर्त रूप दे देता है। एक ईंट ले लेता है, मान लो ईंट लेकर और वो चलाता है, मेरी गाड़ी आ गई, ट्रक आ गई, पिप पिप पॉप पॉप को कुछ भी करता है और उसको चलाता है। आप देखना ये चीजें बिल्कुल लागू होगी बच्चों पर, ऐसे की ऐसे। तो वो चलाता है, तो वो क्या दे देता है, इसको मूर्त रूप दे देता है। वो पूरी तरीके से इसमें डूब जाता है, पूरा उसके दिमाग में जो है वो मूर्त रूप बन जाता है। और यही है मूर्त चिंतन। वो अमूर्त इसमें तथ्य डालकर ऐसे नहीं सोचता है कि ये वो चीज नहीं है। हालांकि कोई कोई बच्चा अपवाद भी हुआ करे, विद्वान इन वन में बन जाया करे, वह कह दिया करे भाई यूं को नहीं वे, यूं को नहीं वे। बाकी ज्यादातर बच्चा जो है 99% मूर्त चिंतन ही करते हैं। और अपना मूर्त चिंतन आता है तो अपन को बाल्यावस्था ही करना है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का काल, यहाँ पर क्रियाशीलता यानी कि एक्टिव बहुत ज्यादा होता है बच्चा। देखना, अपन किसी मंदिर में गए जहां पर 400 सीढ़ियां थी, अपने 400 में भी है ना, मतलब पसीनो अटू ठेठ एडी तक पहुंच जाए, ऊपर एडी तक पहुंच जाए, बच्चा 2-2 3-3 चक्कर काट ले 400 सीढ़ियों का। भले रात में माँ बाप ने पग दबाना पड़े, लेकिन वहां पर उनकी क्रियाशीलता बहुत ही तीव्र होती है। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था अपनी शैशवावस्था थी, क्योंकि पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। 7-8 इंच औसतन करता है, यहाँ पर 2-3 इंच औसतन करता है। यहाँ पर जो है वजन इस बाल्यावस्था के अंदर बच्चे का लगभग एवरेज प्रति वर्ष 3 किलो के लगभग बढ़ता है बाल्यावस्था के अंदर। और यहाँ पर तीव्र क्रियाशीलता आप अपने आसपास के बच्चों पर देखोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नए कौशल व क्षमताओं की विकास की वृद्धि का यह स्वर्णिम काल होता है। नए नए कौशल, नई नई तरीके सीखता है किसी चीज को करने के लिए, कि ये चीज ऐसे हो गई तो फिर इससे अच्छी तरीके से कैसे हो सकती है। आप विज्ञान मेले में जाते हैं तो बालक जो है नए नए कौशल से, अब उनके भी दिमाग देखो एक्टिव हो जाते हैं। नए नए कौशल से जो है उनकी इस समय में दिमाग बहुत एक्टिव होता है, इसलिए वो नए नए कौशल और उनमें विकास होता है इस दृष्टि से। तो इसकी दृष्टि से ये क्या है, अपना स्वर्णिम काल है। और गेम एज में बता ही चुका हूं। यहाँ पर बच्चा देख लो, शैशवावस्था में अंतर्मुखिता, यहाँ आके भाई जी बड़ 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 घर की जी को बात नहीं बताने वाली, वो भी बाहर जाए हैंग कच्चा चिट्टा पत्ता हैंग आपरा खोल दिया करें। मेरे तो कल रात को मम्मी पापा के झगड़ा हो गया था, मम्मी ने ऐसे बोला था, पापा ने ऐसे बोला था,
और फिर ऐसे हुआ था, खाना इन्होंने नहीं खाया था, इन्होंने खाया था, एंग जो नहीं कहना मैंने, एंग कच्चा चिट्टा आप खोलेन आ जाए पच कर बेचारी नहीं करनी चाहिए, मारा मारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो जब पोल खुलती है ना तो फिर वो अपने आप क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चा बहिर्मुखी होता है, आप मारते हो तो फिर व्यर्थ है, क्योंकि बहिर्मुखी है बच्चा तो यहाँ पर तो बाहर जाके कहेगा ही सारा, सब कुछ कहेगा, भले ही झूठ वूठ भी बोल दे, कई बार तो झूठ ही बोल दे, नहीं बोलना मैंने यूं अपा हो चाहिए और कर दू वो जाए न बोल दिया सब क्या यूं। और लोग समझते हैं बच्चे झूठ थोड़ी बोलते हैं, बच्चे तो ईश्वर का रूप है तो बच्चे तो झूठ भी बोल देते हैं और यहाँ पर पोल भी खोल देते हैं। तो ये थी आपके बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में लगभग इससे बाहर अगर विशेषताओं से और आपको सीधे सवाल यहाँ से मिलते हैं और इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन किशोरावस्था की ओर। भाई साहब तनाव और दबाव की अवस्था आ रही है, तैयार रहें। किशोरावस्था जो है 13 से आप यहाँ पर देखेंगे कि टीन एज कहा जाता है इसे, टीन एज। आप अगर गिनती बोलेंगे अंग्रेजी में तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, लगभग 19 वर्ष तक ये चलती है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 18 लिखा है क्योंकि टीन एज इसलिए इसे इसीलिए कहा जाता है, टीनेजर होते हैं यहाँ पर टीनेजर। अब देखिए विशेषताएं जितनी थी ना लगभग सारी की सारी मैंने आपके सामने रख दी है, प्रश्न इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक रूप से परिपक्वता, क्योंकि यहाँ पर 12 वर्ष क्रॉस कर चुका है बच्चा, तो सामाजिक रूप से उसके अंदर परिपक्वता आने लग जाती है, वो समाज की गतिविधियों से समझने लग जाता है, यहाँ पर बच्चा समझदार होने लग जाता है, और घर पे मेहमान आएंगे तो उन्हें पानी पिलाएगा, उनके साथ में अच्छी तरीके से पेश आएगा। ये सारी जो है सामाजिकरण के कारण ही होती है, यहाँ पर सामाजिक रूप से परिपक्व होने लग जाता है। देशभक्ति वीरता का काल, यहाँ पर देश के प्रति बहुत ही ज्यादा उसके अंदर जो है जोश भरा होता है। आपने देखा होगा भगत सिंह की आयु क्या थी जब वो देश के प्रति अपने जो सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे, तो वो देशभक्ति की अवस्था यही है। यहाँ पर भी अपने घर में भी यदि कोई इस उम्र का बच्चा है तो उसके अंदर भी देश के प्रति बहुत ही जबरदस्त भावना, बलिदान की भावना हमेशा ही उसके अंदर इस समय रहेगी। यहाँ पर देशभक्ति और वीरता का काल कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, यहाँ पर तर्क वितर्क शुरू कर देता है बच्चा, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर वो ईंटों की गाड़ी लेकर नहीं चलाएगा, उसको बिल्कुल वो ऐसे समझेगा। अब यहाँ पर तो वो तर्क के साथ में काम करेगा। भाई साहब स्कूटी की जरूरत पड़ जाएगी इधर आकर, है ना, तर्क देने लग जाएगा। अब अमूर्त चिंतन है, यहाँ पर मूर्त रूप से आप उसको खिलौना से नहीं पटा सकोगे, ठीक है। दल भक्ति की अवस्था, यहाँ पर कोई ना कोई संगठन से वो जुड़ जाएगा और उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेगा। यहाँ बहुत सारे संगठन बने होते हैं, जैसे आपने अपने वो एनसीसी, इसमें एनसीसी में भी इसका बहुत अच्छा समर्पण रहता है यहाँ पर बच्चे का, और दूसरे भी जो है जिस भी संगठन से जुड़ता है उसके प्रति उसके अंदर पूरी भक्ति की भावना रहती है। जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने कहा भी है इसे कठिन। क्यों कठिन है? कठिन है भाई जी, कठिन है। कठिन यूं है क्योंकि इस समय में इसके क्या होता है, 12 से 18 साल, 16 वर्ष की वाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली उम्र को सलाम। गीत भी तो इसी कारण बनाया ना, कठिन काल है। यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, वो जिसका सामना करेगा तो कठिनाई, प्रेम भी होगा, उसे प्रेम छूटेगा भी, रोएगा भी, टूटेगा भी, हंसेगा भी। यहाँ पर बहुत सारी उसके साथ में कठिनाइयाँ आने वाली है, तो इसलिए यह जीवन का सबसे कठिन काल है। अटपटी व उलझन की अवस्था, भाई अटपटी और उलझन की अवस्था तो होगी। कभी किसी से प्रेम करेगा, कभी देश से प्रेम करेगा, कभी किसी नायिका से प्रेम करेगा, कभी वो छूट जाएगा तो रोएगा, और कभी इच्छा होगी उसकी चांद को छूने की, और कभी इच्छा होगी बिल्कुल ही कुछ नहीं करने की, बैठे रहने की। एक 5 स्टार की ऐड आती है ना, चॉकलेट खाता ऊपर से सोफा गिरता है, कि कुछ नहीं करना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर उसके यहाँ पर क्या है, अटपटी अवस्था रहती, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, यह अटपटी उलझन वाली अवस्था होती है। क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी उलझन ही उसके रहती है। और उलझन रहती है तो फिर क्या आती है, समस्याएं आती है। तो समस्याओं की अवस्था, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। पापा ने पैसे नहीं दिए, समस्या। दोस्तों ने कहा घूमने जाना है, पापा ने मम्मी ने परमिशन नहीं दी, समस्या।
सारी कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है, उसकी इच्छाएं तो बहुत बढ़ जाती है लेकिन बंदी से भी होती है। तो यहाँ पर ये समस्याओं की अवस्था इसको कहा गया है। तीव्र विकास की अवस्था विकास मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से होता है। यहाँ पर मस्तिष्क से भी वो तीव्र विकास करेगा और शरीर से भी तीव्र विकास यहाँ पर करेगा, इसलिए तीव्र विकास की अवस्था इसे किशोरावस्था को कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है इस अवस्था को। 12 से 18 वर्ष जो होते हैं वो बच्चे का स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, ऋतुराज, ऋतुओं में जो श्रेष्ठ है ऋतुराज, और जो अवस्थाओं में अपने विकास की अवस्थाओं में जो श्रेष्ठ है वो यही अवस्था है किशोरावस्था, बसंत ऋतु कहा जाता है। यहाँ पर उसके बहुत सारे संवेग परिवर्तन भी होंगे। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्र बनाता है। यहाँ एक पक्का दोस्त यहाँ पर जरूर होगा। बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं ना, बाल्यावस्था में तो दोस्त बदलते रहते हैं, शैशवावस्था में दोस्त बहुत कम होते हैं, और यहाँ पर दोस्त होते हैं लेकिन एक उसका बेस्ट फ्रेंड होगा जिसके कंधे पर हाथ रखकर वो जाएगा या उसके साथ में हर चीज साझा करेगा, वो यहाँ पर व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्र इस एज में बनाता है। तनाव और दबाव की अवस्था हॉल ने कहा ही है। तनाव और दबाव में परिभाषाओं में आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं इसको उदाहरण के साथ में। तनाव और दबाव में अपन भी है अभी कि सर 50 दिन बचे हैं, 50 दिन अब बचे हैं, उसमें तैयारी कैसे की जाए। मैं कल आपके लिए पूरी रणनीति लेकर आ रहा हूं। 30 से 35 मिनट में मैंने किस तरीके से 50 दिन लास्ट के तैयारी की थी, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, पूरी सटीक रणनीति के साथ में कल आपके साथ में मैं साझा कर दूंगा पूरी रणनीति। और 50 दिन उसको फॉलो करें, मुझे पूरा पूरा पक्का विश्वास है कि आप सफल जरूर होंगे। तो यहाँ पर तनाव और दबाव। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था शैशवावस्था में अपन ने देखा था कि संवेग, समुचित संवेगावस्था, संवेग सारे के सारे आ जाते हैं, और यहाँ पर संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था यहाँ पर होती है। यहाँ पर संवेग, इमोशन बदलते हैं, इसके परिवर्तन होते हैं। ठीक है। आत्मसम्मान की अवस्था, आत्मसम्मान बहुत होता है यहाँ पर, ईगो। यदि आप बच्चे को किसी के सामने डांट देंगे तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वो अपने ईगो को, आत्मसम्मान को बहुत मानता है इस अवस्था में, इसलिए इस अवस्था में बच्चों को कुछ समझाना है तो पर्सनली समझाना चाहिए। किसी के सामने बोलने से बच्चा जो है इसके गलत प्रभाव भी अपने सामने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। हम भी इस दौर से गुजरे हैं तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तार्किक चिंतन, तर्क देने लग जाएगा, पापा साइकिल ला कर देंगे, वो कहेगा नहीं मुझे स्कूटी चाहिए। अरे बेटा साइकिल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो बताएगा नहीं पापा ट्यूशन जाने में देर हो जाती है, वहां से वहां दूसरे ट्यूशन जाना पड़ता है, फिर मैं चूक जाता हूँ, मेरे ये कोर्स रह जाते हैं, वो रह जाते हैं। भाई वो ध्यान को नहीं कि कहीं इंप्रेशन भी झाड़ना पड़े, स्कूटी या स्कूटर तो चाहिए। फिर वो तर्क देने लग जाता है। और संघर्ष व तूफान की अवस्था यहाँ है, झंझावत की अवस्था भी इसे कहा जाता है। संक्रमण काल, संक्रमण काल उसे कहा जाता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन जब होता है उसे कहा जाता है संक्रांति, संक्रांति कहते हैं ना। और यह संक्रमण काल है, उसका भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण होने जा रहा होता है, और कहा जाता है इसे सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज। यहाँ पर जो है गोल्डन पीरियड, ये सुनहरी अवस्था होती है, ये सबसे अच्छी। यहाँ पर बसंत ऋतु, ऋतुराज भी इसको इसीलिए कहा है सुनहरी अवस्था, यानी कि गोल्डन, बहुत ही अच्छी। और ये अवस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ अवस्था इसको माना जाता है। एज ऑफ ब्यूटी, प्यूबर्टी ग्रोथ एज भी आएगा, एक प्यूबर्टी ग्रोथ एज भी आता है, ग्रंथियों का स्त्रावन शुरू हो जाता है यहाँ पर। एज ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर देखना बच्चे बहुत यूं सज सवर के पट्टी अट्टी पाड़, बढ़िया ट्रेसअप शर्ट वर्ट नया 3-4 बदले दे कि हाँ ओ ठीक है भाई साहब, इमें हम बढ़िया दिख रहे हो, यूं यूं पूरो यूं आगून लारून पूरो यूं देख दाख ने कितने एक सड़ भी नहीं पड़ी ओड़ो वह पच जावे यूं सीन तान ने पिक्चर इचर देखा ने। ये एज ऑफ ब्यूटी इसलिए तो कहा जाता है। युवतियां भी जो है यहाँ पर कोमा, काजल, टीका, टपका, जो भी पाउडर, लिपस्टिक जो भी है जिसको है जीता वह नहीं प्रसाधन सामान, वो सारे के सारे लगा देती है, क्योंकि यहाँ पर एज ऑफ ब्यूटी उसके लिए काम करती है। यहाँ पर जो है युवक है या युवती है अपने आप को सुंदर श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। हालांकि आजकल तो भाई टिकटॉक और आगा, मोबाइल में ऐप पड़ा आगा, भले मुन्नो धो नहीं तो भी यूं देख जाओ एकदम जाने के हमारे जिले में बैठो। जबकि एज ऑफ ब्यूटी ये है यहाँ पर करवाती है। टीन एज में आपको बता ही चुका हूँ। इसी के साथ में मैंने आपको आज बता दी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के विशेषताएं और सोपान।
तो इसी तरीके से हम अगला टॉपिक जो है जीन पियाजे आपके साथ में लेकर आऊँगा, जीन पियाजे की और बाल विकास से जो भी उन्होंने जो अवस्थाएं बताई है उसको बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इसको अच्छे से देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी इमेज डाल दूंगा इन चीज़ों की, इसके शॉर्ट्स नोट्स की, उसको आप अपने पास में रख लेना। लगभग सवाल इसमें से आने की पूरी संभावना है। 2 से 3 सवाल इसमें से आते हैं घुमा फिरा कर, यही शब्दों को घुमाते फिराते हैं और आएंगे आपके साथ में। कल जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 50 दिनों की रणनीति आपके साथ में साझा करूं कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मॉडल पेपर कैसे मिलाने, कैसे नहीं मिलाने, मिलाने का तरीका क्या होता है, कितने मिलाने हैं, ये सारे इन सभी सवालों के जवाब लेकर मिलते हैं कल। तब तक के लिए राम राम।